नमस्कार। विषय हिंदी। देखो, पिछले जो 2-3 वीडियो हमने देखे हैं उसमें हमने निबंध लेखन की जानकारी लेना शुरू की थी। आज हम देखने वाले हैं कि निबंध के कितने प्रकार है, यानी कि जो 5 प्रकार है उन 5 प्रकारों के एक एक उदाहरण देखेंगे और वो किस हिसाब से लिखना चाहिए इसके बारे में जानकारी आज हम लेने वाले हैं। मेरा मानना है कि पिछले 2-3 वीडियो आपने बड़े अच्छे तरीके से देखे हुए हैं, तो आपको पता चला है कि निबंध लेखन किस हिसाब से करना चाहिए। यानी कि जो 5 प्रकार है, यानी कि ये जो 5 प्रकार है कौन कौन से, वर्णनात्मक है, आत्मकथनात्मक है, कल्पनात्मक है, विचारात्मक है, चरित्रात्मक है। ये जो 5 प्रकार है, इन 5 प्रकारों को लिखने का एक बेसिक नियम है। जो पहला वीडियो है उसमें हमने निबंध की जानकारी, निबंध यानी क्या, उसके बारे में देखा है, और दूसरी वीडियो में निबंध लेखन के जो बेसिक नियम है वो शुरू किए थे। 2 और 3 नंबर का यदि देखा हुआ है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ होगा कि निबंध लेखन करते वक्त किन किन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, निबंध लेखन करते वक्त कम से कम 2 या 2.5 पन्ने का निबंध लिखना चाहिए। निबंध शुरुआत यानी कि प्रस्तावना, यानी कि प्रारंभ, मध्य और अंत, इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। निबंध को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए हमारी निबंध की यानी कि हिंदी जो लिख रहे हो वह सरल होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें मुहावरे, कहावतों का आना अनिवार्य है, यानी कि मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा था कि अंत करते वक्त हमें परिच्छेद का इस्तेमाल करना चाहिए, परिच्छेद करना चाहिए। और हमने और एक चीज देखी थी कि निबंध लिखते वक्त मुहावरों का इस्तेमाल के साथ साथ विराम चिन्हों का भी इस्तेमाल करने के लिए हमें आना चाहिए। यानी कि विराम चिन्ह भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं प्रश्न चिन्ह पूर्ण विराम आदि दे दिए तो बस है, वैसा नहीं। यानी कि जो वाक्य है जिस हिसाब से उस हिसाब से विस्मयादिबोधक या प्रश्न चिन्ह या इकरा उद्धरण आदि चिन्हों का इस्तेमाल हमें करने के लिए आना चाहिए और वह निबंध में दिखाई देना चाहिए, तभी हमें अच्छे अंक मिलेंगे। अंकदान कैसे किया जाता है? देखो, आपकी भाषा शैली कैसी है, आपने विषय की भली भांति जानकारी लेकर लिखा है या नहीं, समापन किस हिसाब से किया है, प्रस्तावना की है या नहीं, विषय विवेचन किया है या नहीं, इन चीजों को ध्यान में रखकर 7 में से 5, 6, 6.5 अंक दिए जाते हैं। हिंदी भाषा का निबंध लिखते वक्त हिंदी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। मराठी भाषा के या मराठी शब्दों या अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलो अब हम देखते हैं निबंध लेखन के जो प्रकार है कौन कौन से। देखो, निबंध लेखन की कुल मिलाकर 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णनात्मक निबंध यानी कि क्या। वर्णन यानी कि किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी घटना का हो सकता है। देखो, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो कौन सी भी जगह पर जाते हैं तो वह हर जगह पर इधर उधर देखते हैं। तो वह जो देखते वक्त वह कहते हैं कि इस जगह पर ये क्या होगा, उस जगह पर क्या होगा, इस हिसाब से वह देखते हैं। क्योंकि वह उनकी दृष्टि से देखते हैं और वह यदि लेखक हो गए या कवि हो गए तो वह अपने साहित्य में वह लिखते हैं। लेखक हो गए तो वह जिस जगह पर गए थे उसका वर्णन बड़े अच्छी तरह से करते हैं। और इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में निबंध का यह प्रकार दिया गया है। कौन सा है वो? वर्णनात्मक निबंध। इसमें क्या आता है? देखो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, घटना हो, उसका हमें वर्णन करना होता है। व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, प्रसंग हो, उसका हमें वर्णन करना होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है रेल स्थानक पर 1 घंटा। रेल स्थानक पर 1 घंटा। देखो, शुरुआत करते वक्त ऐसे नहीं करना है कि हम गांव जा रहे थे, हम जम्मू कश्मीर के लिए जा रहे थे, हम रेल स्थानक पर चले गए और वहां पर पता चला कि 1 घंटा देर से रेल आने वाली है और हमने ये देखा वो देखा। ऐसे शुरुआत करोगे तो प्रास्ताविक यानी कि प्रारंभ के जो अंक है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो किस हिसाब से करना चाहिए? देखो, मई महीने की छुट्टी लग गई थी तो मैं घर में था, तो अचानक पिताजी आगे कहने लगे कल हमें जम्मू कश्मीर जाना है। पिताजी ने रेल की टिकट दिखा दिए, हम बेहद खुश हो गए। उस दिन
दिन हम सोच रहे थे कि अरे कब वह समय आ जाता है, कल का समय कब आ जाता है, कल का समय कब आ जाता है। सभी सामग्री जो है हमने अच्छी तरीके से अपने जो कोई बक्से थे, जो कोई बैग्स थे उसमें भर लिए और हम अगले दिन का इंतजार करने लगे। और जिस दिन हम कई जगह पर घूमने के लिए जाने वाले होते अगले दिन, उसके पहली रात को नींद तो नहीं आती, मुझे भी नहीं आ रही थी। कब समय बीतता है और कब सुबह होती है ये बार बार लग रहा था, लेकिन रात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय देखते 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 बीत गया और दूसरे दिन के सुबह 8 बज गए। हमने हमारी सभी सामग्री ले ली और हम पेड़ स्थानक के यहाँ पर आ गए। मैं, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माताजी, उसके साथ साथ हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ने के लिए वहां पर आए हुए थे। हम जाकर एक जगह पर बैठ गए। पिताजी रेल स्थानक के जो कक्षा है वहां पर जाकर जानकारी लेने के लिए चले गए थे। तभी अचानक से आवाज सुनाई दिया, कृपया यात्री ध्यान दे, कोल्हापुर से जम्मू जाने वाली जो ट्रेन है, रेल है, वह 1 घंटा देरी से चल रही है, कृपया यात्री ध्यान दे। ये सुनने के बाद हमारे चेहरे पर जो खुशी थी वह मायूसी में तब्दील हो गई। हम नाराज हो गए, अब 1 घंटा क्या करें। तो पिताजी मेरे पास आ गए। पिताजी ने कहा, जाओ समाचार पत्र लेकर आ जाओ। मैं समाचार पत्र लाने के लिए स्टॉल के यहाँ पर जा रहा था, तभी अगल बगल में शोर मुझे सुनाई दे रहा था। कई जगह पर रेल आ रही थी, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आए हुए थे। कूली जो है अपनी सामग्री लेकर या लोगों की सामग्री लेकर जा रहे थे, उसके पीछे यात्री चल रहे थे। कुछ लोग अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए आए हुए थे, वह अपने साथ साथ कुछ सामग्री भी लाए हुए थे। इन्हें चीरते चीरते हुए मैं समाचार पत्र के स्टॉल के यहाँ पर चला गया। वहां पर जाने के बाद मैंने कहा, मुझे हिंदी का समाचार पत्र चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा, आपके पास 2 रुपए है तो दे दो। मैंने उन्हें 2 रुपए दे दिए और हिंदी का समाचार पत्र ले लिया। मैं वहां से आते वक्त मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। ये सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि अरे नहीं, मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी चाहिए। इतने प्रभावी ढंग से वो चाय वाला अपनी चाय को बेच रहा था। बगल में कोई इडली बेचने वाला कह रहा था, गर्मा गर्म इडली ले लो, गर्मा गर्म इडली ले लो। यह देखते देखते हुए मैं आगे आ रहा था। आगे आने के बाद मुझे वहां पर एक गरीब भीखमंगा दिखाई दिया। वह लोगों से कह रहा था, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे भीख दे दो, कृपया मुझे भिक्षा दे दो। कोई लोग वहां से जाते वक्त पैसे डालकर जाते थे, तो कोई लोग पैसे की जगह पर गालियां देकर जाते थे। तो गालियां सुनने के बाद वो जो भीख मंगा है वह कह रहा था, साहब जी आप पैसे नहीं दे रहे हो तो गालियां भी मत दे दो। ऐसा दृश्य देखने के बाद मेरा हृदय जो है वह भर कर आ गया। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे कार्य दिया हुआ था वो पूरा करके मैं समाचार पत्र लेकर पिताजी के पास आ गया। पिताजी को समाचार पत्र दे दिया। मैं इधर उधर देख रहा था, तभी कुछ मुझे आवाज सुनाई दिया, कृपया यात्री ध्यान दे दे, कोल्हापुर से नागपुर जाने वाली ट्रेन जो है, रेल जो है, वह प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आगमन कर रही है। ऐसे सुनने के बाद जो नागपुर को जाने वाले लोग थे वो अपनी सभी सामग्री लेकर उस ट्रेन के या रेल के यहाँ पर जाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग तो अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आ गए थे, उन्हें खींचते हुए आगे जा रहे थे। देखते ही देखते रेल आ गई। कुछ यात्री नीचे उतर रहे थे तो कुछ यात्री ऊपर चढ़ रहे थे। धक्का मुक्की हो रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी, बोलने की आवाज। इन्हें देखते देखते हुए तभी आवाज सुनाई दी, कृपया यात्री ध्यान दे, कोल्हापुर से जम्मू जाने वाली ट्रेन जो है 5 मिनट में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आगमन कर रही है। ऐसा सुनते ही खुशी का ठिकाना न रहा। हमने हमारी सभी सामग्री ले ली और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के यहाँ पर जाने लगे। हमारे पीछे मेरी बहन, मेरी माँ आ रही थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए आगे जा रहे थे।
हम ट्रेन में आ गए, हमने आरक्षित किए हुए जो टिकट है वो दिखा दिए और हमारे जगह पर जाकर बैठ गए। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तो कुछ लोगों के रिश्तेदार उन्हें छोड़ने के लिए आए हुए थे। वो अलविदा कह रहे थे, आपकी यात्रा सुखद हो, शुभकारी हो, ऐसा कह रहे थे। और 5 मिनट जैसे ही बीत गए वैसे ही ट्रेन ने अपनी मंजिल की ओर निकलना शुरू किया। झुक-झुक करती हुई वह जम्मू की वह सुंदर पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ी। तभी आवाज सुनाई दिया, कृपया यात्री ध्यान दे, आपकी यात्रा, आपकी रेल यात्रा सुखद हो और सुखमयी हो। ये सुनने के बाद दिल को सुकून लगा और जम्मू कश्मीर में हम जाने की जो ट्रेन जो थी वो अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए निकल पड़ी। इस हिसाब से आप यदि वर्णनात्मक निबंध लिखोगे तो सच मात्रा में लगेगा कि अरे हाँ, वो जो ट्रेन का सफर है हमने सच में अनुभव कर लिया। यानी कि मैंने उदाहरण दे दिया है, आपको लगा हुआ होगा कि नहीं हम रेल स्थानक के यहाँ पर आ गए हैं, वहां पर ये हो रहा है, इस हिसाब से हो रहा है। यानी कि जो वर्णन कर रहे हो इतना सटीक होना चाहिए कि वह लोगों के सामने सजीव होकर प्रस्तुत होना चाहिए। समझ में आ गया? रेल स्थानक पर 1 घंटा किस हिसाब से लिखना है। यहाँ पर देखो वर्णनात्मक में एक निबंध आ सकता है, मेरा प्रिय नेता। यानी कि आपका प्रिय नेता है कि सुभाष चंद्र बोस है या गांधी जी है, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ, वो आपके हिसाब से कैसे थे, आपको उनके बारे में क्या जानकारी है, वो उसमें लिख सकते हो। एक मेरा प्रिय नेता इसमें भी आ सकता है और मेरा प्रिय नेता चरित्रात्मक में भी आ सकता है। इसमें आपको जो जानकारी है वह लिखते हो तो सही हो जाएगी, लेकिन चरित्रात्मक में जब यदि आप निबंध लिखते हो, मेरा प्रिय नेता या कोई अन्य लिखते हो, तो उस वक्त उस व्यक्ति की सटीक यानी कि सही जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सत्य जो है घटना वही आनी चाहिए। अब अपनी कल्पना के हिसाब से, आपकी थिंकिंग के हिसाब से लिखोगे तो चरित्रात्मक निबंध को आप न्याय नहीं दे पाओगे, आपको कम अंक प्राप्त हो सकते हैं। समझ में आ गया? वर्णनात्मक और चरित्रात्मक लिखते वक्त वर्णनात्मक में आपको जो जानकारी है उस व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, स्थान के बारे में, उसके बारे में जानकारी लिखनी होती है। लेकिन चरित्रात्मक में निबंध लिखते वक्त वैसा नहीं होता। उसमें हमें जो विषय दिया जाता है उसका भले भांति तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है। उसके साथ साथ जो कोई आप लिख रहे हो वह सत्य घटना के ऊपर आधारित होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। ये 2 चीजें जब हम चरित्रात्मक में आ जाएंगे तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा चरित्रात्मक निबंध कैसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? वर्णनात्मक निबंध यानी कि क्या। उसके बाद दूसरा देखो आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक निबंध यानी कि जो विषय दिया जाता है वो यानी कि मैं हूँ, जो विषय दिया जाता है वो यानी कि मैं हूँ। उदाहरण के तौर पर हमने देखा था किसान की आत्मकथा, जो किसान बता दिया गया वो किसान यानी कि मैं हूँ, ऐसा समझकर हमें निबंध लिखना होता है। सबसे आसान मुझे लगता है कि आत्मकथनात्मक निबंध जो है लिखने के लिए आता है। यानी कि आत्मकथनात्मक जो कोई निबंध आता है तो वो आसान है वो लिखने के लिए, और जितना चाहिए उतना हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाकी सभी की जगह पर आपको बड़े अच्छे तरीके से विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। आत्मकथनात्मक जो कोई विषय दिया जाता है उस वक्त हमें जो विषय दिया जाता है वो यानी कि मैं हूँ। इस वक्त कौन सी में का इस्तेमाल करना है, इसमें का इस्तेमाल करना है। शुरुआत करते वक्त क्या करना है, देखो शुरुआत जब हम करेंगे तो उस वक्त हमें विषय शुरुआत सीधा नहीं करना है। उस समय हमें पहले प्रास्ताविक के तौर पर कुछ तो लिखना है। दीपावली की छुट्टी लग गई थी, मैं मेरे मामा के गांव गया था, घर में बैठकर घूम गया तो सोचा कि चलो नदी किनारे घूम कर आता हूँ। तो चलते चलते हुए आगे जा रहा था, तभी एक पेड़ के नीचे एक बाबूजी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे जोर से आवाज दी, ये बेटा इधर आ जाओ, आपके पास पानी है। तो मैंने उन्हें पानी दे दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा सुनोगे मेरी कहानी, भर आएगा आंखों में पानी। ये शुरुआत हो गई। फिर वो बताएंगे, मेरा नाम श्यामराव पाटिल है, मेरी उम्र 50 साल है, मैं किसान हूँ। पहले इस जगह पर सभी जगह पर हरियाली थी, जो कुछ है उस हिसाब से। फिर अंत में कहेगा, इस देश में सब कुछ बनो लेकिन किसान मत बनो, क्योंकि किसान बनना हमारे देश
के लिए बुरी बात मानी जाती है, आदि जो कुछ है उस हिसाब से। यानी कि आत्मकथनात्मक जो कोई निबंध लिखोगे तो उस वक्त आपको क्या करना है, जो विषय दिया जाता है वो है कि मैं हूँ। मैंने उदाहरण लिया है यहाँ पर दूसरा, फटी पुस्तक की आत्मकथा। इसकी फटी पुस्तक की आत्मकथा। अब फटी पुस्तक की आत्मकथा किस हिसाब से लिखनी चाहिए, इसकी चर्चा हम अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें करने वाले हैं। आपको मेरा मानना है कि वर्णनात्मक निबंध कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी बड़े अच्छे तरीके से आ गई होगी। दूसरा जो प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध जो है उसमें से हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है। जो विषय दिया जाता है वो यानी कि मैं हूँ ऐसा समझकर लिखना चाहिए। तो उसमें से हमने दूसरा एक उदाहरण दिया था कि फटी पुस्तक की आत्मकथा। ये जो आत्मकथा है अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।